आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइस, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि जितने भी PT 365 मैगज़ीन है, जितना भी इम्पोर्टेंट उसके सेगमेंट है उसको मैं पूरा कराऊंगा। सो अपने कमिटमेंट के हिसाब से मैंने पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। वो भी ट्रेंड के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पूछने का तरीका था वो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के हिसाब से मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है चैनल पे। ठीक है, अभी ये जो सेशन चल रहा है संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, PT 365 का यह सेशंस है जिसमें कि पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। ओके, सो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर मिसलेनियस वाला बचा हुआ है जो कि इस वीडियो में मैंने कवर करा दूंगा। सो देखिए, अभी तक हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस वीडियो में और क्या क्या अभी बचा हुआ है। देखिए, मूर्तिकला और स्थापत्य कला हमने कल के वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। उसी वीडियो में चित्रकला और अन्य कलाएं भी हो चुका है। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थान भी हो चुका है। प्रमुख व्यक्ति भी हमने करा चुका है, पर्सनालिटी का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसको मैंने इस मैगज़ीन के आने से पहले ही मैंने इस चैप्टर को करा दिया था, बहुत ही तरीके से कराया है। तो आप चैनल पे जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, मैं बौद्धिज़्म और जैनिज़्म को बहुत तरीके से कराया है। वहाँ अगर उसको आप कर लेते हैं तो आई होप सो कि क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले वहाँ से। आज हम देखेंगे 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर हम देखेंगे और बात करेंगे 6 नंबर पे, और हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होगा। ओके, सो इस पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक मैगज़ीन का ये जो टॉपिक होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चंस यहाँ से उठ भी जाता है डायरेक्ट कभी कभी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, और आज विज़न PT 365 का आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। सो पहला टॉपिक है भारत में नौसेना की परंपराएं। ओके, सो हाल ही में INS विक्रांत की कमीशनिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया है। नौसेना ध्वज ऐसा ध्वज है जिसे नौसेना के जहाज़ों और अन्य संरचनाओं पर अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। तो आई होप सो आप इसको याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के पुराने ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस प्रतीक था जिसके ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा होता था। ठीक है, ओके। सो हाल ही में यह पहली बार नहीं है कि नौसेना के ध्वज प्रतीक को बदला जा रहा है। इससे पहले भी वर्ष 1950, 2001, 2004 और 2014 में इसे बदला जा चुका है। ठीक है, सो ओल्ड का जो तस्वीर है आप ये देख सकते हैं, और जो नया है अब आप ऐसा देख सकते हैं। इसमें तिरंगे को प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है। सो आई होप सो आप इसको देख के इमेजेस को समझ सकते हैं। ठीक है, सो नौसेना के नए ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर बनी हुई है। सो ध्वज के ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा बना हुआ है तथा दाईं ओर नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले अष्टकोण में एक लंगर के ऊपर सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह बना हुआ है, और यह लंगर दृढ़ता का प्रतीक। क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकता है। ये जो न्यू साइंस है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ ये जो टर्मोलॉजी है ना, प्लीज़ इसको आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आई होप सो आप देखेंगे कि जब नोट आया था नया वाला ना, तो जितने भी, हालांकि वो एक बड़े एग्ज़ाम का रूप नहीं ले पाया वो जो बदलाव हुआ था, लेकिन छोटे एग्ज़ाम में बातें वहाँ से पूछी गई थी। ठीक है, सो प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान देना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि नौसेना के नए ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर बनी है। ठीक है, और ध्वज के ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा बना हुआ है। दाईं और नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले अष्टकोण में एक लंगर के ऊपर सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, और जो लंगर है ना वो दृढ़ता का प्रतीक है। सो ऐसे 4 पॉइंट है जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है अपने पास। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको इतना समझ गए। अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का संकेत होता है, और यह भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच और बहुकार्यात्मक क्षमता का प्रतीक भी है। ठीक है, सुनहरे रंग में रंगे हुए दोहरे अष्टकोणीय बॉर्डर छत्रपति शिवाजी महाराज का मुहर से प्रेरित है। ठीक है,
तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है, तो आप प्लीज़ याद रखना, ठीक है, कि नौसेना में जो बहुदिशात्मक पहुंच और बहुकार्यात्मक परिचालन का क्षमता का प्रतीक है, तो हम समझ गए। सुनहरे रंग में रंगे हुए दोहरे अष्टकोणीय बॉर्डर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुहर से प्रेरित है, ठीक है। भारतीय नौसेना का क्रमिक विकास की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से अगर लेकर चले तो माना जाता है कि विश्व के पहले ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल में लगभग 2300 ईसा पूर्व में किया गया, ठीक है। वर्तमान में यह स्थान गुजरात के तट पर मंगरोल बंदरगाह के निकट स्थित है। यह बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंध थे। और मौर्य राजवंश की बात करें तो व्यापक समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के कारण इंडोनेशिया और आसपास के अन्य द्वीपों में भारतीयों के आने जाने का मार्ग खुला, ठीक है। मेगास्थनीज ने एक विशेष समिति की उपस्थिति का वर्णन किया है। यह समिति नौसैनिक युद्धों के अलग अलग पहलुओं को संभालती थी, ठीक है। सो देखिए, यहाँ से आप भारतीय नौसेना के क्रमिक विकास के अगर बातों को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इन 5 पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में धंसा कर रखना है, क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे ना तो आई होप सो कि चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी और समझ में भी बातें आएंगी, और आपका जो शॉर्ट नोट्स है उसमें भी काफ़ी कंफर्ट लेवल से आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है इस पेज में, इसको देख लेते हैं कि वैदिक साहित्य में नावों, जहाज़ों, समुद्री यात्राओं के अनेक संदर्भ दिए गए हैं। ऋग्वेद में व्यापारियों द्वारा व्यापार और धन अर्जन हेतु जहाज़ों को महासागरों के पार विदेशों में ले जाने का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऋग्वेद में व्यापारियों द्वारा व्यापार और धन अर्जन हेतु जहाज़ों को महासागरों के पार विदेशों में ले जाने का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि पुराणों में भी समुद्री यात्राओं की कई कहानियाँ वर्णित हैं, ठीक है। सो हमारा जो विदेश व्यापार है ना, आज नहीं सदियों से चलता आ रहा है। वो उसका कंटेंट आपको कहाँ से मिला? यहाँ से मिला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष जहाज़ों का अधीक्षक नामक अधिकारी के अधीन जलमार्ग विभाग का विवरण मिलता है। ध्यातव्य है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, ठीक है। सो ये 6 नंबर पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। सातवाहन राजवंश की बात करें तो सातवाहनों ने बंगाल की खाड़ी से सटे भारत के पूर्वी तट पर नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ इनके गहरे व्यापारिक संबंध थे। समुद्री मार्ग के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया के अलग अलग हिस्सों के साथ भी इसका संपर्क था, ठीक है। सातवाहन भारतीय मूल के प्रथम शासक थे। ये प्लीज़ आप याद रखना, जो सातवाहन थे भारतीय मूल के प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर जहाज़ों को अंकित करवाया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो सातवाहन जो राजवंश है, ठीक है, सातवाहन जो राजवंश है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यह भारतीय मूल के प्रथम शासक ऐसे थे जिन्होंने सिक्कों पर जहाज़ों को अंकित करवाया था, ठीक है। जहाज़ों पर, सॉरी, सिक्कों पर जहाज अंकित कराया था, ठीक है। अब जहाज का मतलब समझ जाना है आप कि पानी के जहाज, ठीक है। गुप्तवश में चलते हैं, जस्ट वेट। एक बात हमेशा आता है एग्जाम में ना कि जो सातवाहन राजवंश है ना, इसका संस्थापक कौन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि सातवाहन जो राजवंश है ना, इसका संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसका जो स्थापना है ना, सिमुक ने किया था। आई होप सो आप याद रखना, ठीक है। सिमुक ने किया था, ठीक है। और इनके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते थे? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, जान लिया ना। सो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और इससे जुड़े जो छोटे बड़े जगहें थी वो भी थी, ठीक है। और इसका जो राजधानी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र थी, ठीक है। इसकी राजधानी, राजधानी महाराष्ट्र,
देखिए विज़न 2035 जो मैगजीन है काफ़ी नॉलेज वेटेड होता है। सो आप जो भी पढ़ाई करें, जो भी तैयारी करें ना, 1 साल प्रॉपर करंट अफेयर को पढ़ते रहें, तभी ये चीज़ें आसान हो पाएंगी। अदरवाइज जब अचानक आप पढ़ोगे ना, काफ़ी बर्डन हो जाता है, क्योंकि हमें स्टैटिक डायनेमिक सब कुछ कंप्लीट करना होता है, प्लस अभी सीसेट का एक नया बर्डन है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया कि जो सातवाहन राजवंश है ना, इसका जो संस्थापक था सिमुक था। राजधानी महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इनके राजवंश के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त वंश। सो फायान व वेनसांग जैसे चीनी यात्री ने गुप्त काल के दौरान विस्तृत विदेशी व्यापार का विवरण दिया है। ये भी आता है कि जो फायान और वेनसांग है, कब भारत की यात्रा किए थे, उसमें कौन सा समय था, तो याद रखना गुप्त वंश, ठीक है ना, गुप्त वंश था, ठीक है। इस अवधि में भारत के पूर्व और पश्चिम में कई बंदरगाहों का निर्माण किया गया। इसके माध्यम से यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार को दोबारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो समुद्री व्यापार को हमने देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंस है और इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है चोल राजवंश से। सो चोल राजवंश में बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार होता था। साथ ही आवास, भंडार गृहों और कार्यशाला वाले नए पत्तनों की भी स्थापना की गई थी। जहाज़ों की मरम्मत के लिए पत्तन, घाट और प्रकाश गृह, लाइट हाउस बनाए गए थे, ठीक है। और चोलों का नौसैनिक वर्चस्व राजेंद्र चोल के शासनकाल में अपने चरम को। सो यहाँ से क्वेश्चंस देखिए, ये पीटी का बन सकता है, ठीक है, कि जो चोल राजवंश है ना, वो जो नौसैनिक वर्चस्व है किस समय था, तो राजेंद्र चोल के शासनकाल के समय में वर्चस्व में था अपने, ठीक है, क्लियर। सो आई होप सो कि आप समझ गए, ठीक है। मुगल, मराठा और मैसूर तथा यूरोपीय लोगों का आगमन की अगर बात करें, तो मुगल साम्राज्य काफ़ी हद तक भूमि आधारित साम्राज्य था। वह समुद्री संसाधनों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। यही कारण था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो बिल्कुल भारत पर हावी भी हो गया था, क्योंकि हमारा जो समुद्री दृष्टि थी वो बिल्कुल कमज़ोर थी। हमने कभी उस पर माइंड ही नहीं किया कि हाँ, इससे भी जीता जा सकता है, ये भी हमारे देश के विकास और रणनीति के लिए काफ़ी उपयोगी क्षेत्र हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप ये कंटेंट भी याद रखेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंद महासागर के व्यापार पर अरब लोगों का अधिकार स्थापित हो गया, और भारत की प्रसिद्धि समृद्धि भूमि के बारे में सुनकर यूरोपी, विशेषकर पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारतीय तटों पर पहुंचा और अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया। अधिकांशतः भारतीय राज्यों ने उनके आगमन का विरोध किया। उनका सबसे बड़ा जो प्रतिरोध टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर और छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों द्वारा किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, अधिकांश भारतीय राज्यों ने उनके आगमन का विरोध किया, ठीक है, किन के, पुर्तगालियों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और उनका सबसे बड़ा जो प्रतिरोध टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों द्वारा किया गया, ठीक है। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर की नौसैनिक शक्ति की बात करें तो उसने कई युद्धपोत और परिवहन जहाज निर्मित किए। उसने एडमिरल्टी का एक बोर्ड गठित किया और एक विश्व स्तरीय समुद्री नौसेना योजना बनाई, जिसमें कि कई युद्धपोत और बड़े फ्रिगेट शामिल किए थे। जमालाबाद, वजीदाबाद और मजीदाबाद में याक यार्ड थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी नौसेना में 10,000 सिपाही थे और फ्रांसीसी उसके सलाहकार थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मराठों का नौसैनिक कौशल क्यों विशेष था? छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युग के शासन में ऐसे शासक थे जिन्होंने एक मजबूत नौसेना के महत्व को पहचाना था। उन्होंने 17वीं शताब्दी के एक आधुनिक नौसैनिक बल की नींव रखी थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए कोकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक बल स्थापना की थी, ठीक है। सो मराठाओं ने 40 से अधिक वर्षों तक पुर्तगालियों और अंग्रेजों पर अपना नियंत्रण रखा था। पुर्तगालियों ने समुद्र पर मराठाओं का अधिकार स्वीकार कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मराठाओं को वार्षिक रूप से भुगतान करना पड़ता था, ठीक। सो आई होप सो कि आप ये भी इंपॉर्टेंट समझ गए। अगर मराठा नौसेना की बात करें तो नौसेनाओं को 2 सूबों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सूबे में 5 घुराब और 15 गल्लीवत होते थे और प्रत्येक विभाग
ये थोड़ा सा मेरी जानकारी में नहीं है कि घुराब क्या होता है और ये गल्लीवत क्या होता है। सो प्लीज़ आप अगर वीडियो को देख रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये घुराब और गल्लीवत क्या होता है। ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मुझे बताना, मुझे भी पता चलेगा कि घुराब और गल्लीवत क्या होता है। ठीक है। और जहाज़ की बात करें तो मराठा जो जहाज़ है दो प्रकार के थे, युद्ध करने वाले जहाज़ और व्यापारिक जहाज़। युद्ध करने वाले जहाज़ों में घुराब और गल्लीवत शामिल थे, और व्यापारिक जहाज़ों में मछुआ, सीवर, तरंडी और पगार शामिल थे। प्लीज़ आई होप सो कि आप ये टर्मिनोलॉजी, ये पॉइंट आप बताना कमेंट में कि क्या है, इससे आपको भी जानकारी मिलेगी और हमें भी एक जानकारी मिलेगी। ठीक है। सो आई होप सो कि आप समझ गए कि नौसेना का इतिहास भारत में कैसा रहा है और क्या रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत के राजकीय प्रतीक। ठीक है। सो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, सो भारत का जो प्राचीन है, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रतीक को भारतीय गणराज्य की मुहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। सो भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली भाषा में की थी, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ये डेट आप याद रखना। ठीक है। 24 जनवरी 1950 के, ठीक है, ये बंगाली में था, तो इसके हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में की गई थी। सो यह गीत बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ 1882 का एक हिस्सा है। सो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ना, वंदे मातरम, ठीक है, वो किसका भाग है, तो आनंद मठ से क्या लिया गया है, राष्ट्रगीत। ठीक है। तो आई होप सो आप याद रखना, और इसके जो रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांगों को, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत में अपनी आधिकारिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पहला जो माह चैत्र से आरंभ होता है। इसका एक सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। यह कैलेंडर 78 ईस्वी में राजा शालिवाहन के सिंहासन ग्रहण करने के राज्याभिषेक पर आधारित है। ठीक है। सो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। सो भारतीय मयूर राष्ट्रीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पशु भारतीय बाघ। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है। और राष्ट्रीय वृक्ष भारतीय बरगद। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सेगमेंट है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन। सो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। सो नए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को अब खुले में या किसी नागरिक के घर पर दिन रात फहराया जा सकता है। आई होप आपको ये बात अब पता भी हो चुका होगा। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराए जाने की अनुमति थी। ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता को दिसंबर 2021 में संशोधित किया गया था। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से बातें पूछी जा सकती हैं, और इसमें हाथ से काते गए व हाथ से बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क, पॉलिस्टर या खादी के कपड़े से बने ध्वज के उपयोग की अनुमति दी गई थी। नया संशोधन, इसका उद्देश्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान की गति प्रदान देना है, और हर घर तिरंगा अभियान को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष उत्सव मनाने के लिए अपने घर में तिरंगा फहराने हेतु प्रोत्साहित करना है। ठीक है। डाक विभाग को हर घर तिरंगा अभियान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके देश भर में अपनी पहुंच और कार्यबल का उपयोग करना सौंपा गया है। और भारतीय ध्वज संहिता 2002 की अगर बात करें तो भारतीय ध्वज संहिता भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन, फहराने के संदर्भ में कानून, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों का एक समूह है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को शामिल करता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार और माप है ना, यह आयताकार होता है।
ठीक है। और यह किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए, ठीक है। और घर पर राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक या किसी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है अब, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय राजकीय प्रतीक की अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजकीय प्रतीक का अनावरण किया है। इसे नवनिर्मित संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। राजकीय प्रतीक के पीछे का जो इतिहास किया है तो मौर्य जो सम्राट अशोक था 250 ईसा पूर्व में सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। और उस स्थान जो था सारनाथ को चिन्हित करके निर्मित करवाया गया था, और जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश में उन्होंने 4 महान सत्यों की व्याख्या की थी। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप सो कि अभी याद रखना। और जो गवर्नमेंट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो कि नया संसद भवन का निर्माण है, सो उस पर ये चिन्ह लगाया गया है। तो आई होप सो कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और आपके अवेयरनेस के लिए भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय प्रतीक सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ का चित्रात्मक रूपांकन है। यह मूल रूप से सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित है। इसके नीचे लिखा गया है वाक्य राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के 5 वर्षों ने इस प्रतीक को बनाया है। इसमें जगदीश मित्तल, कृपाल सिंह शेखावत, गौरी भांजा और दीनानाथ भार्गव शामिल है। तो आई होप सो कि आप भी इसको याद रखेंगे कि प्रसिद्ध जो कलाकार है नंदलाल बोस के 5 छात्रों ने इस प्रतीक को बनाया है, जिसमें से कौन? जगदीश मित्तल, कृपाल सिंह शेखावत, गौरी भांजा और दीनानाथ भार्गव, ठीक है। संविधान सभा ने सारनाथ के सिंह स्तंभ को ही राजकीय प्रतीक के रूप में क्यों अपनाया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यह महसूस किया गया कि यह स्तंभ स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह प्रतीक एक द्विआयामी मूर्तिकला को दर्शाता है। इसमें निर्मित सिंहों के नीचे देवनागरी लिपि में मुंड उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। आई होप सो कि ये आप तो जानते होंगे कि जो सत्यमेव जयते वो मुंड उपनिषद से लिया गया है। केवल सत्य ही जीत होती है से उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि क्यों ही लिया गया, तो ये आप यहाँ से प्लीज़ आप समझ लेना कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, और क्यों लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते हैं मुंड उपनिषद से लिया गया है। तो आई होप सो कि आप इसको जान गए भली भांति, ठीक है। राजकीय प्रतीक का डिजाइन की बात करें तो प्रसु आकृति। सो गर्जना करते हुए 4 राजसी सिंह 4 मुख्य दिशाओं की ओर मुख्य शक्ति, साहस और गर्व और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। यह सिंह समग्र रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता, न्याय पर जोर के प्रतीक देते हैं। चक्रों के बीच का जो 4 पशुओं को 4 दिशाओं के संरक्षक के रूप में माना जाता है। ये जो पशु शीर्ष फलक के चक्रों को घुमाते हुए दिखाई देते हैं। हाथी राजकुमार सिद्धार्थ के अपनी माता के गर्भ में आने को दर्शाता है, ठीक है। प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। जो वृषभ है राजकुमार सिद्धार्थ के युवा अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जो अश्व है के माध्यम से सिद्धार्थ को ज्ञान की तलाश में अपने शाही जीवन को त्यागते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। और जो सिंह है पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध के रूप में उनके परिवर्तन को चित्रण करता है। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत 1 महीने से मैं पूरे सीरीज को चला रहा हूँ विजन PT 365 का। सो थैंक यू विजन IAS की इतना अच्छा कंटेंट ये देते हैं। ये बहुत विद्यार्थियों एस्पेरेंट के लिए काफ़ी लाभदायक उपयोगी होता है। जो जिस भी तरीके से इसको ले पढ़े उसको उसके हिसाब से उस एंगल से बेनिफिशियल होता है। लेकिन मेरे अभी तक के सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट मैं सेगमेंट आज मैं पढ़ रहा हूँ और आपसे डिस्कशंस कर रहा हूँ। सो आई होप सो कि ये काफ़ी नॉलेज वेटेड रहता है। प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना, पेपर में आवे चाहे नहीं आवे यहाँ से, लेकिन आपके पास यहाँ की जो नॉलेज है ना वो एक समग्र जगह पे मिल रही है। सो प्लीज़ आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
और चलिए इस पे आते हैं पॉइंट पे। सो धर्म चक्र या अशोक चक्र कानून का पहिया जो धर्म सद्गुण को दर्शाता है। चक्र की 24 जो तीलियां हैं एक दिन में घंटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं और समय बीतने को दर्शाती हैं। तीलियां जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देती हैं और इस प्रकार व्यक्ति मन मस्तिष्क की स्थिरता से बच सकता है। सो आई होप सो कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सो हाल ही में सिक्कों और बैंक नोटों पर देवी देवताओं के चित्र छापने की चर्चा ने भारत के मुद्रा शास्त्र के इतिहास के लोगों को रुचि फिर से बढ़ा दिया है। सो करेंसी नोट पर बने डिज़ाइन कौन बदलता है। सो भारत में करेंसी देखिए, आपने देखा होगा ना, इंडोनेशिया का जो गणेश भगवान का मूर्ति सॉरी पिक है नोट पर। ठीक है, मलेशिया इंडोनेशिया में जो हुआ था और साउथ नॉर्थ कोरिया में भी इस तरह से रीजनल चीज़ें चलती हैं। तो भारत भी उठा कि भाई जब राष्ट्रवाद और जातिवाद पे किया जा रहा है तो क्यों ना नोटों पे भगवान का, लक्ष्मी माता का, गणेश भगवान का ऐसा कुछ चिन्ह रखा जाए। तो वो वहाँ से कनेक्ट प्लीज़ आप करना। तो भारत में करेंसी नोट का डिजाइन करने का जो अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और केंद्र सरकार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्लियर। आरबीआई अस्तित्व में कब आया है? सो आपको याद होगा ना कि 1 अप्रैल 1934 का जो, क्लियर। सो ये याद रखना आरबीआई का है ना कि 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत? ठीक है, सो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखना, मैं नोट कर दे रहा हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है, के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। यंग हिल्टन कमेटी के अनुशंसा पे इसकी स्थापना की गई थी। आई होप सो कि आप इसको अच्छे से भली भांति जानते होंगे। प्लीज़ को नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, सो करेंसी के डिज़ाइन में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की स्वीकृति को अनिवार्य किया गया है। सो एक लोग के डिसीजन से देखो जो उसके नोट का डिज़ाइन चेंज तो नहीं बस में है। यहाँ पर एक कमेटी है, उस कमेटी के अनुशंसा पे चीज़ें की जाती हैं। उसमें क्या है? सो आरबीआई, ठीक है, का केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही यह चेंज हो सकता है। सो करेंसी नोट बदलने की प्रक्रिया क्या है? सो करेंसी नोट के डिज़ाइन का दायित्व आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग पर है। यह विभाग आरबीआई को करेंसी नोट की डिज़ाइन भेजता है। इसके बाद आरबीआई अनुशंसा के लिए इसे केंद्र सरकार के पास भेजता है और करेंसी नोट के डिज़ाइन के लिए अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार का होता है। प्लीज़ आप समझना कि जो आरबीआई का करेंसी नोट का डिज़ाइन है ना, ठीक है, सो जो विभाग है मुद्रा प्रबंधन विभाग, ठीक है, मुद्रा प्रबंधन विभाग है, ठीक है, मुद्रा प्रबंधन विभाग किसको भेजता है? आरबीआई को भेजता है। ठीक है, क्लियर। सो आरबीआई जो करेंसी नोट का डिज़ाइन है ना, वह आरबीआई के अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है। उसके बाद, ठीक है, ये डिसाइड होता है कि चेंज होना है, कैसे होना है, क्या होना है, तो अभी याद रखना। ठीक है ना, क्लियर। सो भारत में मुद्रा शास्त्र के अध्ययन की अगर शुरुआत की बात करें तो मुद्रा शास्त्र उन सिक्कों, सांकेतिक मुद्राओं और अन्य सिक्कों जैसे वस्तु विनिमय साधनों का अध्ययन करना और संग्रह है जिसके लोगों के संपूर्ण इतिहास में मुद्राओं के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पदावली मुद्रा और भुगतान की उन अन्य विधियों के अध्ययन को भी संदर्भित करता है जिनका इस्तेमाल लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान ऋणों के लिए अदायगी के लिए करते हैं। ठीक है, सो भारतीय मुद्रा शास्त्र का इतिहास 1790 के कुछ रोमन सिक्कों की खोज के साथ प्रारंभ हुआ था। अध्ययन और शोध के एक विषय के रूप में इसकी शुरुआत 1824 ईस्वी में उस समय हुई जब कर्नल टाड ने ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक जर्नल में कुछ ग्रीक, पार्सियन और भारतीय सिक्कों के बारे में लेख प्रकाशित किया था। ठीक है,
सो आई होप सो आप इसको समझ गए। और न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, और इसका उद्देश्य मुद्रा शास्त्र से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देना और भारतीय मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को विनियमित करने के लिए एक समन्वयक निकाय के रूप में कार्य करना था। ठीक है। और आधुनिक भारत के सिक्के की बात करें तो भारत में रुपए का पहला जो सिक्का है 1950 में ढाला गया था। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप याद रखना। और आधुनिक भारत के सिक्कों में अन्य मूल्य वर्ग के सिक्कों को भी शामिल किए गए थे। इनमें से जो आधा रुपया, चौथाई रुपया, 2 आना, 1 आना, आधा आना और 1 पैसा शामिल थे। उन्हें आना श्रृंखला या दशमलव पद्धति से पूर्व के सिक्के भी कहा जाता है। और 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली के सिक्कों को अपनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो आई होप से याद रखना कि 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली के सिक्कों को अपनाया गया था। ठीक है। कुछ स्मारकी सिक्कों को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी, संत ज्ञानेश्वर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि को दर्शाने के लिए भी सिक्के शामिल है। ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। स्वभिलिखों के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत और ऐतिहासिक संपर्कों और प्रमुख घटनाओं की पहचान करने में सहायक, कालानुक्रमिक पुष्टि के लिए भी प्रमुख स्रोत, और साम्राज्यों को सीमा और प्रभाव का निर्धारण और साम्राज्य की वित्तीय स्थिति, व्यापार के पैटर्न और शासकों के व्यक्तित्व जीवन से जुड़ी घटनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। क्या? इतिहास को समझने में मुद्रा शास्त्र का महत्व। सो मुद्राओं का ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम क्रय विनिमय के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप याद रखना। जब मेंस आप लिखोगे तो ये चीज़ें याद आएंगी कि इतिहास को समझने में मुद्रा शास्त्र का महत्व क्या है। सो ये प्लीज़ आप पॉइंट ये भी आप याद रखना। ठीक है। क्लियर। भारत का मुद्रा संबंधी इतिहास। सो प्राचीन भारत के जो सिक्के हैं, प्लीज़ आई होप सो कि अभी उतना ये रिलेवेंट एग्ज़ाम के लिए हमारे नहीं रहेगा। ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप इसको प्लीज़ पढ़ना। ठीक है। चलते हैं हम आगे। राजवंश से संबंधित सिक्के। ठीक है। सो इसको भी आप प्लीज़ देख लेना। जैसे इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी है। ठीक है। कुषाण है, सातवाहन है, पश्चिम क्षत्रप है। ठीक है। और गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तोत्तरकालीन सिक्के, दक्षिण भारतीय सिक्के। सो इसको प्लीज़ आप देख लेना। ठीक है। मध्यकालीन भारत के जो सिक्के हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ठीक है। और ब्रिटिश भारतीय सिक्के। ठीक है। सो इसको हम देखते हैं। सो सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंगलिना, तांबे के सिक्कों को कपरून और टीन के सिक्कों को टीनी कहा जाता था। 1835 के काइनेज एक्ट को लागू होने के बाद एक समान सिक्के जारी किए जाने लगे थे। 1835 में नए डिजाइन के सिक्के जारी किए गए थे। इसके अग्रभाग पर प्रिंस विलियम फोर्थ का चित्र और पृष्ठ भाग पर अंग्रेजी और फारसी के सिक्के का मूल्य अंकित होता था। 1840 के बाद जारी किए गए सिक्कों में महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होने लगा था। और भारतीय सिक्कों का जो निर्माण अधिनियम 1906 में टकसालों की स्थापना जारी किया गया और सिक्कों और मानकों को भी शामिल किया जाने लगा था। ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, तो आई होप सो आप इसको याद रखना। ठीक है। पाणिनि कोड। सो एक भारतीय स्कॉलर ने पाणिनि के 2500 साल पुराने पाणिनि कोड को क्रैक किया, और दूसरे शब्दों में भारतीय स्कॉलर ने 2500 साल पुरानी अष्टाध्यायी में व्याकरण की समस्या को हल किया है, इसलिए सुर्खी में बना हुआ है। इसको देख लेते हैं। सो पाणिनि कोड क्या है? सो समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में पाणिनि एक मेटा रूल सिखाया था। सो परंपरागत रूप से विद्वानों ने मेटा रूल के अर्थ की इस रूप में व्याख्या की है कि दो नियमों के संघर्ष की स्थिति में व्याकरण के क्रम के बाद आने वाला नियम का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से अक्सर गलत परिणाम देती थी। नए शोध में तर्क दिया
गया है कि इस तरह के संघर्षों में पाणिनि चाहते थे कि किसी भी शब्द के बाएं और दाएं पर लगने वाले नियमों में हमें दाईं ओर लगने वाले नियमों को चुनना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। शोध का महत्व क्या था कि यह शोध संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, साथ ही कंप्यूटर द्वारा भी संस्कृत व्याकरण को पढ़ाया जा सकेगा। ये आप डिफरेंस याद रखना कि नए सोच से तर्क दिया है कि इस तरह के संघर्षों को पाड़नी चाहते थे ना कि किसी भी शब्द के बाएं और दाएं पक्ष में लगने वाले नियमों में से हमें दाएं और लगने वाले नियम को हमेशा चुनना चाहिए। सो आई होप सो कि डिफरेंस आप जरूर समझना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभी समय जो कन्वेंशंस है, ठीक है, सो भारत को यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशंस 2003 की अंतर सरकारी समिति के रूप में चुना गया है। और समिति के बारे में देख लेते हैं। सो यह समिति 24 सदस्य के होते हैं। इन सदस्यों का समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशनल पद्धति के अनुसार चुना जाता है। सो भारत वर्ष 2022-26 अवधि के लिए चुना गया है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट, ये एग्ज़ाम में जगह बना सकता है हमारे। ठीक है, सो जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ना की सुरक्षा के लिए अभी समय 2003 के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है भारत को, तो अध्यक्षता के रूप में। तो प्लीज़ आप याद रखेंगे। और भारत जो है ना वो 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया है। तो भारत कुल मिलाकर तीसरी बार चयन किया गया भारत का। इससे पहले भारत यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर समिति 2021-25 के लिए भी चुना गया था। ठीक है, सो समिति के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सो कन्वेंशंस के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, इसका जो उद्देश्य है उसको बढ़ावा देना, और सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शक प्रदान करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सिफारिश करना। यह समिति अमूर्त विरासत की सूची में किसी नई विरासत को शामिल करने के अनुरोध की भी जांच करती है, और इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है। ठीक है, सो आई होप सो आप समझ गए। सो ये जो अमूर्त वर्ड है ना, आप इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि हम इसमें बात कर लेते हैं कि अमूर्त संस्कृति क्या होती है। देखिए, जो सांस्कृतिक मूल्य होती है, परंपरा को छू सकते हो, बस एहसास कर सकते हो, देख सकते हो, उस पर चल सकते हो, उसको छू नहीं सकते हो ना। तो जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, परंपरा है, उसको पहचान करना, संदर्भित करना, ठीक है। और अमूर्त को कभी छू नहीं सकते हैं, असंभव है। सो उसको बस फील कर सकते हैं और उन शब्दों को आपस में एक साथ रखते हैं। ठीक है, और अमूर्त संस्कृति विरासत उन परंपराओं और जीवित अभिव्यक्तियों को संदर्भित करती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित करती है, उसको बताती कि भाई ऐसी संस्कृति थी, ऐसा कल्चर था, ऐसा पहचान था। ठीक है, तो आई होप सो कि आप समझ गए कि अमूर्त संस्कृति, अमूर्त का क्या मतलब होता है। सिर्फ फील कर सकते हो, देख सकते हो, उस पद पर चल सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो कि आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्वदेश दर्शन योजना। सो पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0, ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 SD 2.0 याद रखना के रूप में नया स्वरूप प्रदान किया है। सो SD 2.0 एक समग्र मिशन के रूप में भारत में संधारणी और जिम्मेदार पर्यटन को विकसित करेगा। सो क्या है देख लेते हैं। जो योजना है वो केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। देश में संधारणी और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्यों का विकास करना, अलग अलग सर्किट की अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, अगर इसके जो रेगुलेटर एजेंसीज हैं उसकी बात करें तो राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा नामित होती है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है, सो पर्यटन और संबंध अवसंरचना, पर्यटन सेवाओं आदि को शामिल करते हुए संधारणी तथा जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देना, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन करना, कौशल बढ़ाना और निजी क्षेत्र का निवेश को बढ़ाना है, और भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और प्रोत्साहित करना। ठीक है, सो आई होप सो समझ गए। ठीक है, और जो स्वदेश दर्शन योजना 2015 में शुरू किया गया था, सो इस योजना के तहत अब तक 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो आई होप सो इसको भी याद रखना। और ये अभी के समय में ये 2.0, हाँ ये पूछ लेता है कब, तो ये 2015 का टाइमिंग आप याद रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर।
नेक्स्ट टॉपिक है जीआई टैग। ठीक है, सो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई है इसको देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा में चल रहा है इस समय। सो हाल ही में सरकार ने देश भर में 9 उत्पादों को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया है। सो इसके साथ ही भारत जीआई टैग उत्पादों की कुल संख्या 432 हो गई है। आई होप सो ये आप याद रखना कि जो भारत है वो वहाँ पे जीआई जो टैग है, क्लियर, जीआई टैग, ठीक है, उनकी संख्या आज के समय में 432 हो गई है। ठीक है, सो सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त शीर्ष अगर 5 राज्य की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा इन 5 राज्यों में है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए इस टॉपिक से। ठीक है, सो जो सुर्खियों में रहे हैं उसको देख लेते हैं। जो लद्दाख है, यूटी बना है नया हमारा जम्मू कश्मीर से अलग होकर। सो क्या है यहाँ पर, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, ठीक है, इसको हम खुबानी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है ना, जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी पश्मीना, एक पश्मीना प्रजाति की वहाँ पे भेड़ बकरियाँ होते हैं, सो उनके जो बाल होते हैं ना उससे इसकी कढ़ाई बुनाई की जाती है, इस शॉल की। तो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे, कश्मीरी पश्मीना। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अलीबाग के सफ़ेद प्याज, ठीक है, और पुरंदर अंजीर। ठीक है ना, बिहार में मिथिला मखाना, क्लियर, और काला जो मिर्चा चावल, ठीक है ना, मिर्चा चावल, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। ठीक है ना, असम की बात करें तो गमोसा, ठीक है, क्लियर, इसको गमछा भी कहते हैं, क्लियर। और तेलंगाना की बात करें तो तंदूर अरहर, ओके। केरल में अनाटू कारा एलू यानी तिल, ठीक है, स्नैप मेलन, क्लियर, तो आई होप सो याद रखना, लहसुन, क्लियर। तो ये जगह आपको याद रखना है। और जीआई टैग जो है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और बने भी हैं। ठीक है, सो इसके बारे में देख लेते हैं कि जीआई की, तो यह एक प्रकार का ऐसा संकेतक है जो किसी उत्पाद की पहचान उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उसके राज्यों प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू ट्रिप्स परिभाषा में यह इंगित किया गया है। और एक भौगोलिक संकेतक 10 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत होता है। ये जो किसी भी वस्तु को जीआई टैग मिलता है ना, वह 10 वर्ष तक वैलिड होता है, उसके बाद उसको रिन्यू किया जा सकता है उनके उत्पाद, उनकी अवसंरचना, उनकी अवस्थिति के रूप में। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। तो ये परमानेंट नहीं होता है, 10 साल के लिए होता है। ठीक है, महत्व की बात करें तो इससे धारक किसी तीसरे पक्ष के गैर मानवीकृत उत्पादों के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है। और एक संरक्षित भौगोलिक संकेतक धारक को किसी अन्य व्यक्ति को उसी तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता है, जिसका निर्धारण उस संकेतक के मानकों में किया गया है। ठीक है, तो आई होप सब समझ गए। और भारत में संबंधित कानून की बात कर लें तो माल का भौगोलिक संकेतक यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत होता है, और माल के भौगोलिक संकेतक विनियमन और संरक्षण नियम 2002 के तहत होता है। ठीक है, तो आई होप सब समझ गए, क्लियर। और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार के अंतर्गत, और यह रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करता है। ठीक है, और जो रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है चेन्नई में है, और इसका क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। डीप थोड़ा सा अगर जाएगा पेपर तो वहाँ से बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, हाल ही में प्राप्त हुए भौगोलिक संकेतक टैग के बारे में अगर बात करें तो जो गमोसा है हमने देख लिया, असम, ठीक है,
गमछा सफ़ेद रंग का हाथ से बुना हुआ वस्त्र का एक आयताकार टुकड़ा होता है। इस वस्त्र को किनारे लाल रंग होते हैं। यह एक पारंपरिक वस्त्र जिसका असम के लोगों के लिए काफ़ी महत्व है। गोमोसा बिहुआन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह असम के बिहू त्यौहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो ये भी पूछ सकता है बिहू त्यौहार तो आपको बताना है कि असम का है ना। अलीबाग का सफ़ेद प्याज सो महाराष्ट्र, और यह सफ़ेद प्याज एक पारंपरिक किस्म है। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग तहसील में उगाई जाती है। अलीबाग तालुका मिट्टी के सफ़ेद सल्फर की मात्रा कम है। ठीक है, यहाँ की भू जलवायु परिस्थितियाँ इससे अन्य सफ़ेद प्याज उत्पादक क्षेत्रों की विशिष्ट बनाती हैं। इस प्याज में आमतौर पर बाज़ार में मिलने वाले मानक प्याज की तरह तेज गंध नहीं होती है, सो इसको यह विशेष बना देता है। और इसका स्वाद मीठा होता है, अन्य प्याज से अलग होता है। और यहाँ की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है जिसके कारण ये काफ़ी इसके लिए उपयोगी हो जाता है, इसके संरचना के लिए। ठीक है, तो आई होप सो कि आप समझ गए। और इन्होंने ऊपर देखा था उसी को ये 1 बाय 1 करके देखा है। तो आप इसको डीप में और अच्छे से देखना चाहते हो प्लीज़ उसको अच्छे से तरीके से आप इसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना। चलिए सुर्खियों में रहे अन्य जीआई टैग की बात करें तो बनारसी पश्मीना। सो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी में बनारसी पश्मीना लॉन्च की है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक पश्मीना जो है वो जम्मू कश्मीर का ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और बनारसी पश्मीना तो आई होप सो क्या आ सकता है। यह पहली बार है जब पश्मीना उत्पादों का लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से बाहर किया गया है। चांगथांगी या पश्मीना बकरियों को अत्यधिक महीन कश्मीरी ऊन के लिए पाला जाता है, जो कि मैंने ऊपर बात कर लिया है। इसे एक बार बुने जाने के बाद पश्मीना नाम दिया जाता है। ठीक है, तो चांगथांगी या पश्मीना बकरी जो है लद्दाख के बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानिक विशेष बकरी प्रजाति है। इसका चांगपा नामक घुमंतू समुदाय द्वारा पालन किया जाता है। ठीक है, सो ये जो चांगथांगी है ना, ये याद रखना, चांगथांगी इसका जो पालन होता है ना, जो वहाँ के विशेष स्थानीय बकरी के जो पालक हैं, ठीक है, चांगपा नामक घुमंतू समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चांगपा ये कौन है? घुमंतू वहाँ के समुदाय है। ठीक है, तो आई होप सो आप इसको समझ गए। चलिए मिथिला मखाना। सो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इसमें किसानों को उनकी उपज में अधिकतम मूल्य प्राप्त होगा। सो आई होप सो इसको, हाँ, ये इसमें प्रोटीन फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। सो इसके अलावा इसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे विभिन्न सूक्ष्म उत्पादों तत्व भी पाए जाते हैं। तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ये उपयोगी होता है। सो मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। पुरंदर अंजीर। सो पुणे जिले के पुरंदर तालुका में पहली बार ताजे अंजीर का निर्यात किया गया है। सो पुरंदर की शुष्क दोमट मृदा अंजीर में खेती आदर्श मानी जाती है। सो आई होप सो कि आप इसको याद रखना। काला नमक चावल हमने बात कर लिया। कल का जो हमारा करंट अफेयर का सेशंस था उसमें भी हमने बात कर लिया था। ठीक है, और मिर्चा चावल ये भी याद रखना। मिर्चा चावल और काला चावल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मिर्चा चावल है ना, ये बिहार में जगह है पश्चिमी चंपारण, उसको वहाँ पे जीआई टैग मिला है। और जो काला चावल है यूपी में। ठीक है, सो काला नमक चावल को 2 बौनी किस्मों में सफलता पर विकसित किया गया है। पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ठीक है, ये किस्में लॉजिंग की समस्या को समाधान करती हैं। लॉजिंग खेत में अत्यधिक जल भराव, तेज हवा के कारण तने के टूटने का फसल झुक जाता है, जिससे कि काफ़ी नुकसान किसानों को हो जाता है, तो उससे बचाएगा। ठीक है, और यह बुद्ध चावल के रूप में भी जाना जाता है। काला नमक एक सुगंधित चावल है। और जो काला मिर्चा चावल है ना, मिर्चा चावल, वो भी सुगंधित चावल होता है।
ठीक है। असामान्य काले भूसी के साथ ये बेहतरीन और छोटे दाने वाले चावल के रूप में होते हैं। यह आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और चावल की यह किस्म अल्जाइमर को रोकने के लिए मदद होता है। अल्जाइमर जो भूलने की बीमारी होती है ना, उसको अल्जाइमर कहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है कि ये अगर किसी को अल्जाइमर की दिक्कत है तो उससे यह बचाता है। ठीक है। और वर्ष 2013 में इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। निकोबारी होदी। सो अंडमान निकोबार में पहली बार अपने किसी शिल्प के लिए भौगोलिक जीआई टैग मिला है। सो याद रखना, निकोबारी होदी, होदी, ठीक है ना। निकोबारी होदी के बारे में अगर बात करें तो होदी निकोबारी जनजाति का एक पारंपरिक शिल्प है। यह एक छोटी हक्की नौका, यह निकोबार द्वीप समूह में सामान्य रूप से प्रचलित है। होदी को या तो स्थानीय रूप से उपलब्ध वृक्षों या आसपास के द्वीप में लाए गए वृक्षों के लकड़ी से बनाया जाता है। इसका डिज़ाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा अलग होता है। तो इसका उपयोग लोगों और सामानों को द्वीप से दूसरे द्वीप में ले जाने, दौड़ प्रतियोगिता आदि के लिए किया जाता है। ठीक है। ये आप चित्र दे सकते हैं कैसा होता है यह होदी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निहोन्सु। ठीक है। सो जापानी दूतावास ने एक मादक पेय निहोन्सु के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। यह चावल के किण्वन द्वारा निर्मित एक मादक पेय पदार्थ है। इसको वाइन भी बोल सकते हैं आप। अब भारत ने वस्तु के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया है। यह अधिनियम अभिसमय से जुड़े देशों के नागरिकों को जीआई टैग पंजीकृत हेतु आवेदन करने की अनुमति भी प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत अभिसमय देश वे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा संगठन के सदस्य हैं तथा इन्होंने जीआई टैग के संबंध में भारतीय नागरिकों को भी विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। तो आई होप कि देखिए ये थोड़ा स्पेशल हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। क्वेश्चन देखो खुद बता देता है कंटेंट की क्या है। ठीक है। सो ये जापानी दूतावास ने एक मादक पेय को जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो थोड़ा सा इसको आप समझना कि ये हो सकता है क्वेश्चंस की डिमांड यहाँ से बने। तो आप ये भी बताना कि जब किसी अन्य कंट्री की बात आ जाती है जीआई टैग के लिए और भारत में आवेदन करते हैं ना, तो वह वस्तु के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया है। इसके अंतर्गत उस कन्वेंशंस कंट्रीज को यहाँ पर लागू कराने के लिए पूरी अधिनियम है। ठीक है। त्यौहार है महत्वपूर्ण, उसको बात कर लेते हैं। सो बाली यात्रा। सो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बाली यात्रा का उल्लेख किया है। यह भारत में सबसे बड़े मुक्ताकाश मेलों में से एक है। बाली यात्रा के बारे में बात करें तो बाली यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। इसे प्राचीन कलिंग, वर्तमान उड़ीसा और बाली तथा दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के बीच समुद्री और सांस्कृतिक को उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्निया, बर्मा, सिलोन के साथ भी प्राचीन कलिंग से संबंध रहे हैं। सो यह यात्रा उत्सव जो है महानदी नदी के तट पर मनाया जाता है। ये भी जगह याद रखना। और इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर-नवंबर से पूर्णिमा दिन से लेकर होता है। यह उत्सव बाली के मस्कपन के तूकड़ त्योहार के समान है। तो ये आप याद रखना कि किससे इसका कंपेरिजन किया गया है। और कलिंग साम्राज्य में समुद्र गतिविधि संबंधी इतिहास के बारे में बात करें तो कलिंग ने रघुवंश काव्य के कलिंग के राजा का सागर के स्वामी के रूप में उल्लेख किया है। तो आई होप सो कि ये कंटेंट भी आप याद रखना। फिलहाल हमारे एग्जाम की अगर बात करें तो बस बाली यात्रा तक आप सीमित रहना। ठीक है ना। ठीक है। तो बाली यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। नंबर 1, इसे प्राचीन कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा है और बाली और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के बीच समुद्री और सांस्कृतिक संपर्कों का उत्सव के लिए होता है। ठीक है। मैं नोट कर दे रहा हूँ क्या है यह। सो समुद्री, ठीक है, और सांस्कृतिक संपर्क, सांस्कृतिक संपर्क का उत्सव। ठीक है। आई होप सब समझ गए। क्लियर।
नेक्स्ट टॉपिक है न्यू ईयर मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नव वर्ष मानचित्र की अगर बात करें तो बैसाखी उत्तर भारतीय राज्य मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है, नवरेह जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, बोहाग बिहू असम, लोसुंग सिक्किम। ठीक है, पहला बैसाख बंगाल। सो आप ये याद रखना कि जो न्यू ईयर है ना, भारत में किन राज्यों में किन नाम से जाना जाता है, तो आई होप सो आप याद रखना। ठीक है, तो बस वही है कि जो उत्तर भारतीय राज्य है ना, मुख्य रूप से पंजाब वो बैसाखी के नाम से मनाता है, जम्मू कश्मीर नवरेह के नाम से मनाता है, गुजरात बेस्तु वसर के नाम से मनाता है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, केरल बीसू के नाम से मनाता है। ठीक है, क्लियर। और किन किन मंथ में ये राज्य अपना न्यू ईयर का जो बात किया जा रहा है कैसे, तो देखिए जो मार्च अप्रैल है। ठीक है, मार्च अप्रैल। सो ये क्षेत्र आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्षेत्र कौन से हो गए, गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। ठीक है ना, क्लियर। अप्रैल का जो कलर है आप ये क्षेत्र देखिए। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है कि किस मंथ में न्यू ईयर जो राज्य की बात की जा रही है, किस ईयर में किस मंथ में और कौन सा राज्य उसको किस नाम से अपना फेस्टिवल मनाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, जिसको देख लेते हैं। सो जो लद्दाख है हमारा यूटी, ओके, ये नवनिर्मित यूटी बना है। सो लोसर उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। असम में अम्बु बाची मेला मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर में सगई उत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में समक्का सरलम्मा जात्रा मनाया जाता है। बोलान और बतुकम्मा। सो ये तीन नाम याद रखना कि सकम्मा सरलम्मा जात्रा, बोलान, ओके, और बतुकम्मा ये तेलंगाना में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अनुआ खाई जुहार। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको प्लीज़ एक दो बार तीन बार पढ़ लेना, या मैं तो ये कहूँगा कि छोटा छोटा स्टेप बना करना अपने दीवार में चिपका लेना, कहीं पे लिख लेना, ताकि आप दो तीन बार देखो ना तो बिना रटे आपको ये बातें याद आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेट पीसीएस का ना सबसे चुनिंदा क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन एक रहता है। ठीक है, तो आई होप सो इसको याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पे डीप थोड़ा देख लेते हैं कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है यह नागालैंड में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। ठीक है, और यह पहली बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2000 से। और नागालैंड की देसत योद्धा जनजाति की सबसे बड़े समारोहों में से एक है। यह त्यौहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है। ठीक है, सो हॉर्नबिल एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। ठीक है ना, है यह आदिवासी संस्कृति अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों का परिलक्षित इसको करती है। तो आई होप सो याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। समक्का सरलम्मा यात्रा। सो यह मेदारमा यात्रा से भी जाना जाता है। सो यह जनजाति त्यौहार है। इसका आयोजन तेलंगाना के प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, तो प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। सो इसके इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं। ठीक है, और यह तत्कालिक ताकतीय वंश के शासकों के खिलाफ माँ और बेटी की जोड़ी यानी समक्का और सरलम्मा की बहादुरी को याद में मनाया जाता है। और इन दोनों ने गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि कर वसूली का विरोध किया था। तो आई होप सो कि आप समझ गए। सो यहाँ से जब रिलेट करेंगे ना कि सकम्मा जो सरलम्मा कौन थी, तो बस इसको याद रखना। और यह कहाँ से, सो यह तेलंगाना प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अबुबाची मेला। सो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अबुबाची मेला का शुभारंभ हो गया है। ठीक है, सो अभी को रीड मत करना प्लीज़ आप। ठीक है ना, अभी को नहीं करना है।
ठीक है, जब ये प्रिंट हुआ था तब की बातें हैं। सो अम्बुबाची जो मेला है ना, वह असम के गुवाहाटी स्थित जो कामाख्या मंदिर है उसमें 4 दिवसीय यह मेला होता है, और इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह देवी कामाख्या जो शक्तिपीठ है वहाँ की, कि वार्षिक मासिक धर्म की चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य आप समझ गए। और यह मेला मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का उत्सव के रूप में भी लोकप्रिय है। ठीक है, माता कामाख्या के बारे में देख लेते हैं। सो मंदिर गुवाहाटी के नीलांचन पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन स्टेट बेसिस में आ सकता है। यह 52 शक्तिपीठों या शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से एक है। ठीक है, और इसे तांत्रिक अनुष्ठानों के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। लोसर उत्सव, यह प्रधानमंत्री ने लोसर अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। लोसर जो है लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक शेड्यूल में तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का अवसर को मनाया जाता है। ये इसका आयोजन तिब्बत में पूर्व बौद्ध युग से किया जा रहा है। उस समय तिब्बत में बोन धर्म का अनुसरण किया जाता था। सो यह उत्सव देवता और देवी के नाम पर प्रार्थना की जाती है। उसके अलावा आइबेक्स के सम्मान में नृत्य और गीत तथा कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा भी शामिल है। ठीक है, और जो आइबेक्स है ना, एक पहाड़ी बकरी है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, ठीक है। सगाई महोत्सव से प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर का सगाई महोत्सव संबोधित किया है। सो सगाई महोत्सव क्या है? यह महोत्सव का नाम राजकीय पशु सगाई के नाम पर रखा गया है। यह केवल मणिपुर में पाया जाने वाला ब्रो एटलर्ड डांसिंग डियर है। सो सगाई जो हिरण है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये जगह याद रखना, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? और इसे तैरते हुए बायोमास पर देखा जाता है। ठीक है, सो जिसे फुमदी भी कहा जाता है। सो यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। सो यह आयोजन प्रतिवर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है। सो ये महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग स्थानीय खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, सो मणिपुर की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट थांगटा भाला और तलवार कौशल का संयोजन किया जाता है। और सगोल कांगजेई जो है वह पोलो का एक स्वदेशी रूप है। ठीक है, नवरोज पारसी नववर्ष, सो ये भी आप देखना। सो पंचांग के जो जरथुष्ट पंचांग में प्रथम माह अर्थात फरवरी के पहले दिन को नवरोज के लिए नव और दिवस के रोज के रूप में मनाया जाता है। सो इसे पटेटी के रूप में भी मनाया जाता है। सो ईरानी पंचांग के अनुसार इसे प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु, ठीक है, विषुवत 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, परंतु शहंशाही पंचांग में इसे भारत में अपनाया गया है। सो अनुसार इसे जुलाई अगस्त इस वर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सो काशी तमिल संगमम। सो आई होप सो इसको प्लीज़ आप देखना। और पुरस्कार अवार्ड की अगर बात करें तो संगीत नाटक अकादमी ललित कला अकादमी, अगर पुरस्कार की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी। सो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान है। इसे निष्पादन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों, विद्वानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सो संगीत नाटक अकादमी देश में निष्पादन कला के क्षेत्र में सर्वोत्तम संस्था के रूप में कार्यरत है। सो अकादमी को वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। तो आई होप सब याद रखना। ठीक है, कि 1953 में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी। सो विजुअल आर्ट्स दृश्य कला के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 1954 में किया गया था। ठीक है, यह 1954 में किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, ललित कला अकादमी प्राचीन, आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाओं के विभिन्न जटिल, मार्मिक और बहुस्तरीय रूपों के बड़े पैमाने पर स्थापित, संरक्षित व उनका दस्तावेजीकरण करती है। इस प्रकार के उनके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करती है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की अगर बात करें तो नॉर्वेजियंस नोबेल समिति वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को प्रदान करेगी। ठीक है, सो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस
लियास्की, ये नाम याद रखना, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल तथा यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज शामिल हैं। ठीक है। सो इन्हें मानवतावादी मूल्यों, सैन्यवाद विरोधी और कानून के सिद्धांतों के पक्ष में उनके निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सो नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक समिति प्रदान करती है। ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे, और ये मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कि जो विजेता हैं, सो उसमें से एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया जा रहा है। ये आप याद रखना कि इसमें से एक व्यक्ति हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। बेलारूस का मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस विलिया लियास्की, ये नाम याद रखना, जो कि ये व्यक्ति हैं। और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इसमें शामिल हैं। आई होप सो इसको याद रखना। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 इनको दिया जाए, जिसमें से एक व्यक्ति और 2 संगठन हैं। ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नाक्स को उनकी एक रचना के लिए 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। सो उनकी यह रचना स्मृति, परिवार और समाज के अस्पष्ट पक्षों पर प्रकाश डालती है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और गैर यूरोपीय थे। ठीक है। सो आई होप सो आप समझ गए। ठीक है। सो नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति और निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। सो वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी शांति, निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को दिया गया। सो प्रथम यह पुरस्कार विशेष रूप से कोविड-19 की महामारी के दौरान बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के कार्य के लिए दिया गया है। सो इस पुरस्कार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। सो यह पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान करता है। याद रखना, संगठन का नाम है प्रथम, जो संस्था है उसका नाम है प्रथम। तो आई होप सो इसको आप याद रखेंगे। गांधी मंडेला पुरस्कार वर्ष 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार का 14वें दलाई लामा को प्रदान किया गया। तो आई होप सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह पुरस्कार को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने स्थापित किया है। सो यह पुरस्कार महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों एवं आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। सो यह पुरस्कार शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल व खेल व नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। सो गांधी मंडेला फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ट्रस्ट और एक गैर लाभकारी संगठन या एनजीओ है। यह फाउंडेशन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ये अब याद रखना कि 150वीं जयंती पर इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। सो आई होप सो आप समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सुर्खियों में रही। देखिए ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, प्लीज़ आप देख लेना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज़ देख लेना। अदरवाइज आपके पास मैगजीन है तो भी देख लेना। हम बस मेन पे चल रहे हैं। ठीक है। और सुर्खियों में रही कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। सो कौन कौन सी, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है गोंड। बिहार की सहरिया संत। देखिए एक बात और बता दें कि ये जो गोंड है ना, ऐसा नहीं कि बस यूपी में पाया जाता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक राज्य के कुछ स्पेसिफिक जनजाति होते हो तो उस राज्य से उनकी पहचान भी होती है, उनकी अवस्थिति भी होती है, उनकी प्राकृतिक वहाँ पे संबंध भी होता है। तो देखिए मतलब कहने का बस ये है, और हर जनजाति हर जगह पाई जाती है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में गोंड, ठीक है, महत्वपूर्ण जनजाति हैं। ठीक है। और बिहार में सहरिया संथाल, झारखंड में बिंझिया संथाल, असम की जो जनजाति महत्वपूर्ण है वो हैं सहरिया संथाल, पश्चिम बंगाल सहरिया संथाल, उड़ीसा बिंझिया सहरिया संथाल गुट्टी कोया और गोंड, छत्तीसगढ़ बिंझिया गुट्टी कोया और गोंड, आंध्र प्रदेश में सहरिया गुट्टी कोया गोंड, तमिलनाडु नारी कोरवन और कुरु विकरण सहरिया, तेलंगाना की बात करें तो गुट्टी कोया, महाराष्ट्र कोरकू गोंड, मध्य प्रदेश की बात करें तो सहरिया कोरकू गोंड, राजस्थान की बात करें तो सहरिया, हिमाचल प्रदेश हट्टी जनजाति। ठीक है। सो आई होप सो आप समझ गए। और यहाँ पे उनके बारे में विस्तृत बिल्कुल विस्तृत है।
तो इसको देख लेना। और उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश को हम देख लेते हैं क्योंकि यूपी पीसीएस का 14 मई को पेपर होने वाला है, ठीक है। सो गोंड जनजाति को देख लेते हैं। सो राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश की 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में, अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थानांतरित करने के संबंधी विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है। गोंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहने वाले सबसे बड़ी जनजाति समूहों में से एक है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी निवास करते हैं। यह ज़्यादातर किसान और प्रकृति पूजक होते हैं। इस जनजाति के जो लोग गोंडी भाषा बोलते हैं और यह द्रविड़ भाषा परिवार के से संबंधित हैं, ठीक है। सो 14 मई के यूपी पीसीएस के पेपर को देखते हुए ये बात हमने डिस्कशंस किया। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के सूची से अनुसूचित जनजाति, यानी आपका जो शेड्यूल कास्ट है ना, उसको ट्राइब्स में कन्वर्ट करने के लिए विधेयक स्वीकृति की गई है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात करें तो चापेकर बंधुओं का मामला। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैड और उनकी सैन्य सुरक्षा में तैनात लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर को चापेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है और यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में WC रैड की हत्या में शामिल भारतीय क्रांतिकारी थे। इस हत्याकांड में महादेव विनायक नराडे भी उनके सहयोगी थे और 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का पहला मामला था यह, ठीक है। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हमारे लिए ये हो जाता है, ठीक है। और 1896 से 97 के दौरान पुणे, जो कि पूना में बुबोनिक प्लेग फैला था, सो इसे पूना प्लेग भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। और सरकार ने प्लेग के खतरे से निपटने और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1897 में एक विशेष प्लेग समिति की स्थापना की। चार्ल्स वाल्टर रेड WC रेड इस समिति के अध्यक्ष थे और रेड आयोग ने निरंतर उत्पीड़न चापेकर बंधुओं और क्रांतिकारी चापेकर क्लब के अन्य सदस्यों को रेड के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। चापेकर बंधुओं ने शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए चापेकर क्लब नामक एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए, ठीक है। प्रोजेक्ट वाणी क्या है? गूगल इंडिया ने इस पहल के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर काम किया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में 773 जिलों से वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नमूने और एकत्र करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग मॉडल निर्माण करना है। यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल होगा जो विधिक भारतीय भाषाओं और बोलियों को सक्षम कर सकता है। ऐसे डेटाबेस का संभावित उपयोग स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन के जैसे क्षेत्रों में ऐप्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। मुंबई समाचार। प्रधानमंत्री ने मुंबई में मुंबई समाचार के द्विभाषी महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। आई होप याद रखना, ये एक द्विशताब्दी महोत्सव है, ठीक है। यह एक गुजराती अखबार है और इसका कार्यालय मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में स्थित है। इसे पहली बार 1822 में प्रकाशित किया गया था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फरदुनजी मुराजबान ने किया था। और यह एक साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू हुआ था। यह मुख्य रूप से समुद्र पार माल की आवाजाही और सैन्य व्यावसायिक अखबारों को प्रकाशित करता है और यह अखबार 200 वर्षों से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। इसका मेन जो याद रखना है कि यह एक साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू हुआ था और यह मुख्य रूप से समुद्र पार माल की आवाजाही और अन्य व्यावसायिक खबरों को प्रकाशित करता था। तो मेन मुद्दा उस समय में इसका ये था जिसके लिए प्रसिद्धि पाया था, ठीक है। हरिजन सेवक संघ। हाल ही में हरिजन सेवक संघ का 90 नंबर का स्थापना दिवस 19 मनाया गया है। जो हरिजन सेवक संघ है ना को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के रूप में जाना जाता है। जो इसकी स्थापना है महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किया था,
ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, सो इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और सचिन सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य सत्य और अहिंसा तरीकों से हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को उन्मूलन। देखिए, अस्पृश्यता का क्या मतलब है, जो छुआछूत होता है, ऊंच नीच होता है ना, उसको खत्म करना। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 17, ठीक है, अस्पृश्यता के विरोध में प्रावधान करता है। ठीक है ना। सो एवरीबडी, आई होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो ये विजन PT 365 का लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 2, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। सो थैंक यू सो मच। आप अपने ऐसे ही प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए, और अपडेट के लिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। और अगर इसमें देखिए गलतियां सबसे होती है, अगर कोई भी पॉइंट छूट गया है, कोई भी गलती है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप कमेंट बॉक्स में उस बातों को मेंशन भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर विजन IAS की ऐसा इनिशिएटिव, ऐसी मैगजीन है जो कि लोगों तक काफ़ी लाभकारी ये होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, और माई YouTube फैमिली, थैंक यू सो मच।